Hey everyone, this is Azra Sheikh and आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 दैट इज मोशन फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ अकॉर्डिंग टू EMRS सिलेबस फॉर TGT साइंस। तो TGT साइंस की प्रिपरेशन हम टीयर 2 के लिए कर रहे हैं जो एग्ज़ाम हमें 2026 में देना है। यहाँ पर हम ऑलरेडी 3 चैप्टर कवर कर चुके हैं। आज हम 4 चैप्टर करेंगे दैट इज़ मोशन फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं डिस्प्लेसमेंट। अगर आप लोगों को मालूम है कि किस तरीके से एग्जामिनेशन होने वाला है, सो वहाँ पर 40 क्वेश्चंस आपके MCQ के रहेंगे एंड 60 मार्क का आपका यानी कि 15 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 4 मार्क का होगा। तो 15 फोर ज़ा 60, 15 क्वेश्चंस आपके डिस्क्रिप्टिव होंगे जिसमें आपको लिखना होगा। इसीलिए मैं आपको वर्ड बाय वर्ड यहाँ पर सब जितनी भी टॉपिक्स हैं सबका डिटेल डिस्क्रिप्शन भी दूंगी। उसके साथ हम कुछ MCQs भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर पढ़ना है आपको कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। जैसे कि पहले एक एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं। ये आपका स्कूल है और ये है आपका घर। अगर आप अपने स्कूल से और घर तक इस वाले रास्ते से जाते हैं, ठीक है? तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट होगा जो सबसे छोटे से छोटा मतलब आपकी जगह होगी जाने की। आते हैं अब, अगर आपका एग्ज़ैक्ट ये वाला रास्ता अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या करते हैं यहाँ पर इधर से जाते हैं, फिर इधर जाते हैं, इधर जाते हैं, इधर जाते हैं, इधर, ये सब। तो ये आपकी क्या कहलाएगी? ये डिस्टेंस कहलाएगी। अब जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो हम देखते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट हम कोशिश करते हैं कि छोटे से छोटा रास्ता हमें मिल जाए, उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। और डिस्टेंस क्या होती है? जो सब कुछ आपने जहाँ-जहाँ आप गए हैं वो आपका डिस्टेंस कहलाएगा। इसको एक बार फिर से समझते हैं हम। जैसे यहाँ पर है, आप यहाँ से स्टार्ट किया आपने चलना और पहले आप गए हैं यहाँ पर 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर और एक डायरेक्शन में आप इधर की तरफ गए हैं बी डायरेक्शन में, सी डायरेक्शन में। बी डायरेक्शन में आपने 4 मीटर की डिस्टेंस कवर करी और यहाँ पर आपने 5 मीटर की डिस्टेंस कवर करी। उसके बाद आप बी टू सी चले गए। अब देखिए एटलीस्ट आप फाइनली आप पहुँचे तो सी पर ही है। इस वाले रास्ते से भी आप सी पर पहुँचे और इस वाले रास्ते से भी आप सी पर पहुँचे। लेकिन जो लंबा वाला रूट था, जो आप यहाँ से यहाँ तक आपने ट्रैवल किया है, ये आपकी डिस्टेंस कहलाएगी, ठीक है? जो लॉन्ग रूट जहाँ तक आप पहुँचे वो आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या करता है? ये सिर्फ़ आपका फाइनल पोज़ीशन से और इनिशियल पोज़ीशन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को देखता है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। इसको और डिटेल में हम समझते हैं। देखिए डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोज़ीशन ऑफ अ बॉडी अलोंग विद इट्स डायरेक्शन। डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में समझेंगे, हम देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और वेक्टर क्वांटिटी में हमें क्या-क्या ज़रूरी है? वहाँ पर मैग्नीट्यूड के साथ-साथ आपको डायरेक्शन भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। इन केस ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस में आपको डायरेक्शन इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट है, यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट मे बी पॉजिटिव और निगेटिव और ज़ीरो। डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव, निगेटिव और ज़ीरो हो सकता है, बट डिस्टेंस आपकी कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती। ओके, आगे बढ़ते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन, डायरेक्शन के हिसाब से पॉजिटिव, निगेटिव और ज़ीरो हो सकती है। SI यूनिट ऑफ कोर्स मीटर है, डिस्टेंस की भी मीटर होती है। इफ़ अ पर्सन मूव्स 100 मीटर ईस्ट की तरफ, यहाँ पर कोई पर्सन है और वो ईस्ट डायरेक्शन में, ये ईस्ट डायरेक्शन होती है यहाँ पर 100 मीटर की डिस्टेंस कवर की। देन 40 मीटर इन वेस्ट, आपको पता है वेस्ट क्या होती है? ये वाली डायरेक्शन होती है। तो 40 मीटर वो वापस इस डायरेक्शन में जाएगा, ये लिख लेते हैं हम यहाँ पर 40 मीटर। द डिस्प्लेसमेंट इज 60 मीटर ईस्ट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? क्योंकि हम क्या देख रहे हैं यहाँ से, इसको मैं आपको ऐसे समझाती हूँ। मान लीजिए यहाँ पर कोई पर्सन है ए, पर्सन ने मूव करना शुरू किया ईस्ट डायरेक्शन में और वो वहाँ पर मूव किए हैं 100 मीटर की डिस्टेंस। वो वापस से ईस्ट डायरेक्शन में आ रहे हैं, ये आपकी वेस्ट डायरेक्शन वापस किया है 40 मीटर। ये हो गया 40 मीटर। तो अभी वो पर्सन कहाँ पर है? अभी इस पोज़ीशन पर है। इसको हम अगर बी पोज़ीशन कहें तो इसको सी कह सकते हैं। ये यहाँ पर सी पोज़ीशन पर। अगर मैं आपसे ए पोज़ीशन के रिस्पेक्ट में पूछूँ तो पर्सन कहाँ पर है? पर्सन सी पॉइंट पर है। कितनी डिस्टेंस हो गई यहाँ से यहाँ तक की? ये टोटल आपकी 100 थी और ये 40 हो गई। तो कितना हुआ? 100 माइनस 40, ये डिस्टेंस आपकी 60 मीटर हो गई। इट मीन्स हमें नहीं मतलब है कि वो पर्सन बी पोज़ीशन पर गए थे या नहीं गए थे। हमें सिर्फ़ ये चाहिए कि वो फाइनली किस पोज़ीशन पर है। तो वो फाइनली सी पोज़ीशन पर है। तो हम इसी को अपना डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है? तो डिस्प्लेसमेंट समझ में आया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस यहाँ पर मेज़र करते, अगर हमें यहाँ पर डिस्टेंस देखनी होती तो क्या करते? ए पोज़ीशन से बी पोज़ीशन पर जब गए थे तो 100 मीटर था, बी से वापस सी पोज़ीशन पर आए थे तो 40 मीटर था, तो टोटल हो जाता 140। तो समझ में आया, डिस्टेंस आपकी वो लॉन्गेस्ट रूट हो गया जो आपने तय किया है और डिस्प्लेसमेंट वो शॉर्टेस्ट पोज़ीशन होती है आपकी इनिशियल टू फाइनल पोज़ीशन। ओके? नाउ नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर
देखिए, ऑल्दो द टोटल डिस्टेंस टेबल्ड इज 140, इट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है आपका डिस्प्लेसमेंट। नोट द पाथ फॉलो, जो टोटल पाथ फॉलो किया है वो डिस्टेंस के केस में होता है। देखिए, डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो सकता है इवन वैन डिस्टेंस इज नॉट जीरो, बट डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होगी। इसको अभी समझेंगे एग्जाम्पल से। सच इज व्हेन अ बॉडी रिटर्न टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट, इट हैज, देखिए अगर एक पर्सन यहाँ पर है, ठीक है, उसने एक सर्किल तय किया, पूरा इतना बड़ा कोई पार्क है सर्कुलर, और वो यहाँ से यहाँ तक वापस इसी पोजीशन में आ गया, तो इस केस में हम क्या कहेंगे, उसकी इनिशियल पोजीशन भी यही है और उसकी फाइनल पोजीशन भी यही है। इट मीन्स कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो। इनिशियल और फाइनल दोनों सेम है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो। बट इन केस ऑफ डिस्टेंस, वो टोटल जितना भी वो सर्कुलर उसका सर्कमफेरेंस रहा होगा, उसको पूरे को हम डिस्टेंस कहेंगे। तो समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होती है, ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि वेक्टर क्वांटिटी है। वन डायमेंशनल मोशन डिस्प्लेसमेंट इज रिप्रेजेंटेड इन साइन कन्वेंशन। अगर आप वन डायमेंशन मोशन दिखाएंगे स्ट्रेट लाइन में, तो आपको साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग दिखाना है। साइन कन्वेंशन क्या होता है, अगर आप राइट डायरेक्शन में जाते हैं तो प्लस और लेफ्ट डायरेक्शन में जाते हैं तो माइनस। अगर आप अबव जाते हैं तो प्लस और अगर आप डाउनवर्ड जाते हैं तो माइनस। ठीक है, ये साइन कन्वेंशन होता है। इट फॉर्म्स द बेसिस फॉर डिफाइनिंग वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से डिस्प्लेसमेंट से हम वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन को डिटरमाइन करते हैं। तो ये आपको समझ में आया कि यहाँ पर आपका स्कूल है और आप स्कूल से घर जाते हैं, अगर आपने इस तरीके से रास्ता तय किया है तो ये टोटल पाथ आपका डिस्टेंस कहलाएगा। लेकिन कितनी आपकी सबसे छोटी से छोटी डिस्टेंस है उसको आप डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो हमें यहाँ पर वर्ड भी डिस्प्लेसमेंट ही यूज करना चाहिए। आगे आते हैं, वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि आपका नेक्स्ट जो पॉइंट है जो आपका नेक्स्ट सिलेबस में है दैट इज वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या होती है, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम। कि किस रेट से आप अपना डिस्प्लेसमेंट चेंज कर रहे हो टाइम के साथ। जहां पर भी रेट आती है तो डिनोमिनेटर में टाइम आ जाता है, उसी को आप यू वेलोसिटी कह रहे हो। अगर आप डिस्टेंस की बात करो जो कि आपके सिलेबस में है भी नहीं, तो उसके जरिए से हम स्पीड मेजर करते हैं। स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, बट इन केस ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, नाउ वेलोसिटी भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ पर एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। स्पीड के केस में भी एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड ही होती है। अगर एक ट्रेन 100 मीटर की डिस्प्लेसमेंट कवर करती है 5 सेकंड्स में टूवर्ड्स इट्स, उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम। डिस्प्लेसमेंट आपको गिवन है 100 डिवाइडेड बाई 5, सो 5 टू द 10 और 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन में। एवरेज वेलोसिटी कैसे मेजर करते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव निगेटिव भी हो सकती है, आपके डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। वेलोसिटी कांस्टेंट होती है जब मोशन यूनिफॉर्म होता है। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए आपने एक पोजीशन से चलना स्टार्ट किया, फॉर एग्जांपल ये आपका घर है, यही ले लेते हैं ये वाला एग्जांपल। ये है आपका स्कूल और यहाँ से आपने ए पोजीशन से चलना शुरू किया। आप मान लीजिए आप साइकिल से जा रहे हैं, ठीक है, और आपका घर है यहाँ पर ये है आपका होम, आप यहाँ जा रहे हैं। अब आप चल रहे हैं और आप चल रहे हैं 2 किलोमीटर पर आवर की डिस्टेंस से। फिर 2 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर। बीच में कोई भी हिंड्रेंस नहीं है, आप कंटिन्यूअसली चले जा रहे हैं, आपकी सेम स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर, और आप एक ही डायरेक्शन में जाते जा रहे हैं, आप एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ऐसा मोशन जो जिसमें यूनिफॉर्मिटी हो, बिल्कुल भी चेंजेस ना हो, जो कि पॉसिबल नहीं है। रियल लाइफ में तो ऐसा नहीं हो सकता, कभी हम रुक जाते हैं, कभी तेज कभी कम, ऐसा होता है ना। लेकिन हम यूनिफॉर्म मोशन में मान के चलते हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि 2 किलोमीटर पर आवर है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ कंटिन्यूअसली 2 किलोमीटर पर आवर है। इट मीन्स कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। चलिए, वेलोसिटी क्या डिटरमाइन करती है, वेलोसिटी आपका जो वेलोसिटी डिटरमाइन द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। वेलोसिटी को आप अगर आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को देखें तो इस तरीके से होता है, मैं आगे दिखाऊंगी आपको। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट और यहाँ पर टाइम, इसका जो भी स्लोप होता है उस स्लोप के अकॉर्डिंग हम वेलोसिटी को डिटरमाइन करते हैं। कांस्टेंट वेलोसिटी है या किस तरह से आपकी वेलोसिटी है वो डिटरमाइन करेंगे। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म मोशन, जो अभी हमने बात की थी। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन अकर्स व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखिए, मैं आपको एनसीईआरटी का मैंने ये टेबल लगाया हुआ है, यहाँ पर आप देखिए कि 9:30 पर किसी ने ट्रेवल करना शुरू किया। डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट ए, कोई ऑब्जेक्ट ए है, वो मीटर में डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। उसने 10 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट बी, और बी ऑब्जेक्ट ने 12 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की है। फिर 9:45 पर ए ऑब्जेक्ट ने 20 हो गया,
मतलब उसने फिर से 10 कर ली। फिर 10 एएम पर 30 हो गई उसकी टोटल डिस्टेंस, क्योंकि उसने 10 और तय कर ली। फिर 10:15 पर 40। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर किस तरीके से हर 15 मिनट्स का जो चेंज आ रहा है, उसमें 10 मीटर की डिस्टेंस उसकी बढ़ती जा रही है। इसका मतलब ये है कि हर 15 मिनट में वो 10 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है। हर 15 मिनट में 10 मीटर, हर 15 मिनट में 10 मीटर। तो यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। मोशन जो है वो कांस्टेंट मोशन यानी कि यूनिफ़ॉर्म मोशन है। वेलोसिटी कांस्टेंट है, मोशन यूनिफ़ॉर्म है। लेकिन बी ऑब्जेक्ट में देखते हैं, हर 15 मिनट में सिमिलर टाइप का आपको डिस्टेंस कवर होती हुई नहीं दिख रही। पहले उसने 12 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल की, फिर से वो सिर्फ 19 हुआ यानी कि प्लस में हो गया 7। उसके बाद 23 तो ज़्यादा हो गया, 23 19 20 प्लस में 4 हो गया। इस तरीके से यहाँ पर नंबर जो है वो सिमिलर नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये आपकी डिस्टेंस जो है यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो पहले यूनिफॉर्म मोशन समझेंगे जो आपके सिलेबस में है। यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन अकर्स व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इन सच मोशंस वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट। आपको बताया ना कि इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम, तो वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। एक्सेलरेशन जीरो है यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल अ कार मूविंग, अच्छा एक्सेलरेशन जीरो क्यों है कि मान लीजिए आपकी, जैसे मैंने अभी साइकिल का एग्जाम्पल लिया था, आप यहाँ से चल रहे हैं, आपकी साइकिल जा रही, बीच में कोई हिंड्रेंस ही नहीं है, आप फॉरवर्ड या बैकवर्ड नहीं हो रहे, इट मीन्स कि एक्सेलरेशन जीरो है। सो यहाँ पर कार मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड अलोंग अ स्ट्रेट रोड शो यूनिफॉर्म मोशन दिखाती है, हालांकि पॉसिबल नहीं होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, इंक्रीज लीनियरली विद टाइम, डिस्प्लेसमेंट लीनियरली इंक्रीज होता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ को अगर देखें, ये आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है। यहाँ पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर हम कॉन्स्ट यूनिफॉर्म मोशन को देखें तो आपको स्ट्रेट लाइन दिखाएगा, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, अगर ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, टाइम बढ़ता रहेगा। देयर इज नो चेंज इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, कोई चेंज नहीं आता मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी में, एक ही डायरेक्शन में चलता रहेगा, एक ही डायरेक्शन में चलता रहेगा। एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। तो ये था आपका यूनिफॉर्म मोशन। आगे बढ़ते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है कि जब बॉडी कवर करती है अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखिए यहाँ पर हर 15 मिनट में टाइम तो 15 मिनट का हम ले रहे हैं, लेकिन डिस्टेंस गलत आ रही है, मतलब गलत इन द सेंस अलग अलग आ रही, गलत नहीं कहेंगे, अलग अलग आ रही, तो इसको आप कहते हैं अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट। अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और व्हेन वेलोसिटी चेंजेस विद टाइम, जब वेलोसिटी चेंज हो जाती है टाइम के साथ, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी थी, 7 मीटर तय कर रहे थे, तो 7 मीटर पर 15 सेकंड हुआ। फिर यहाँ पर कितनी हो गई, 4 मीटर, 4 डिवाइडेड बाई 15, तो वेलोसिटी चेंज हो गई ना। तो वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के साथ इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एग्जाम्पल, अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट शोइंग इंक्रीज वेलोसिटी एवरी सेकंड। जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ से फ्री फॉल करते हैं किसी सरफेस से, कोई भी बड़ी ऊपर वाली सरफेस, तो जब ये गिरती है तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हो जाती है, या तो मैग्नीट्यूड में चेंज आता है, मतलब तेज हो जाती है या कम हो जाती है, या फिर डायरेक्शन बदल जाती है। बट इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड रहता है। यहाँ एक्सेलरेशन भी ज़ीरो नहीं होता। यहाँ पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में देखें तो आपको कर्व्ड लाइन दिखेगी, जैसे मैं आपको ये दिखाऊँ, ये आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम देख रहे हैं, ये आपको कर्व्ड लाइन या तो इस तरह से दिखेगी या फिर इस तरह से दिखेगी, ये आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं यहाँ पर, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज नॉट पैरेलल टू टाइम एक्सिस। जैसे हमने यूनिफॉर्म मोशन में देखा था कि पैरेलल था टाइम एक्सिस के, लेकिन यहाँ पर पैरेलल नहीं होगा, यहाँ पे या तो ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा, इस तरह से होगा। मोस्ट इमोशंस इन नेचर आर नॉन यूनिफॉर्म। मैंने आपसे कहा था कि रियल लाइफ में ज़्यादातर मोशंस नॉन यूनिफॉर्म होते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है, देखिए टॉपिक के अकॉर्डिंग अगर जाएँ तो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन है आ गया। एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज, इसको भी लिख लेते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी विद टाइम। मतलब एक्सेलरेशन को आप लिखेंगे डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा वी क्या हो गया, यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी। अगर आपकी इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी v है, तो v माइनस यू, v से फाइनल से इनिशियल को माइनस करेंगे, तो v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। इसको चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम को आप एक्सेलरेशन कहते हो। ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब आप किसी भी वेलोसिटी ऑफ ए कार इंक्रीज होती है 10 मीटर पर सेकंड टू 20 मीटर पर सेकंड 5 सेकंड्स में, तो एक्सेलरेशन 2 मीटर पर स्क्वायर हो जाता है। कैसे होता है, यहाँ पर आपकी फाइनल पोजीशन कितनी है 20, फाइनल जो स्पीड है, इनिशियल स्पीड कितनी है 10 डिवाइडेड बाई कितने सेकंड्स में 5 सेकंड्स में, तो 10 डिवाइडेड बाई 5 और 5 टू ज़ 10, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
एक्सेलरेशन कितना होगा, मतलब ये आपको यहाँ पर दिखाना है, एग्जाम में लिखना है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, आप ये भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, इट कैन बी पॉजिटिव, इंक्रीज अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो पॉजिटिव होगा, और अगर वेलोसिटी घट रही है तो निगेटिव होगा, यानी कि रिटार्डेशन अगर हो रहा है या फिर कार में बैकवर्ड मूवमेंट हो रहा है तो। इफ वेलोसिटी डिक्रीज यूनिफॉर्मली, अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही यूनिफॉर्मली तो एक्सेलरेशन निगेटिव होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर एक्सेलरेशन एग्जिस्ट ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। जीरो एक्सेलरेशन का मतलब होता है कांस्टेंट वेलोसिटी। तो ये था आपका एक्सेलरेशन के बारे में, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, एग्जाम में एक्सेलरेशन से क्वेश्चन आता है तो एटलीस्ट आपको ये सारे पॉइंट्स तो लिखने ज़रूरी है। और डिस्क्रिप्टिव वाले केस में तो आप किसी भी तरह का क्वेश्चन को स्किप नहीं कर सकते, अगर आप चाहें तो आप एमसीक्यू में स्किप कर सकते हैं क्योंकि निगेटिव मार्किंग है, बट डिस्क्रिप्टिव में आप स्किप नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ आपको लिखना पड़ेगा। सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ को देख लेते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं वेरिएशन ऑफ डिस्टेंस विद टाइम, डिस्टेंस में कितनी वेरिएशन आ रही है टाइम के साथ। अगर मैं पहला ग्राफ आपको दिखाऊं जो एनसीईआरटी का ग्राफ है, ये है आपका डिस्टेंस, यहाँ पर है टाइम, तो स्ट्रेट लाइन आपको दिख रहा है ना यहाँ पर स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 10 मीटर की डिस्टेंस कवर हुई है 20 सेकंड में, फिर उसके बाद 10 मीटर और डिस्टेंस कवर हुई है फिर अगली 40 सेकंड में, मतलब अगली 20 सेकंड में। तो इस तरीके से जितनी भी सेकंड्स आपकी बढ़ रही हैं उसके हिसाब से इक्वल अमाउंट ऑफ, यहाँ पर इक्वल अमाउंट ऑफ आपका डिस्टेंस बढ़ रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पर। ठीक है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पर, इसको आप कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन में स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। फिर आते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन होती तो क्या होता, बॉडी रेस्ट पर होती। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस तो उसकी वही है, आपकी को आप जहाँ बैठे हैं, लेकिन टाइम बढ़ रहा है तो टाइम तो बढ़ता रहेगा, टाइम बढ़ता रहेगा, इट मीन्स कि आप रेस्ट पर हैं। कर्व्ड लाइन क्या दिखाता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये आपको नॉन यूनिफॉर्म मोशन दिखा रहा है। ये यहाँ पर स्पीड बढ़ रही है, अगर घटता हुआ होता तो ये इस तरह से होता। ठीक है, उसके बाद है स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स स्पीड। अगर आप इसका स्लोप देखें, ये ठीक है, ये अगर आप स्लोप देखें तो आपको क्या मिलता है, स्पीड मिलती है। कैसे मिलती है मैं बताती हूँ। देखिए ये आपका स्लोप है, तो यहाँ पर हम देखेंगे ये आपका t2 टाइम है, ये t1 है, और यहाँ पर आपके डिस्टेंस s2 है, यहाँ पर डिस्टेंस s1 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, s2 माइनस s1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1, इसको हम कहते हैं स्पीड। तो अगर आपको स्पीड फाइंड करनी है तो आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ के स्लोप से भी फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं स्टीपर स्टॉप इंडिकेट ग्रेटर स्टीप। अगर स्टीपर है आपका जो स्लोप है वो बहुत स्टीप दिखा रहा है तो उसका मतलब है कि ग्रेट बहुत ज़्यादा स्पीड है। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आते हैं, यहाँ पर आपके वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये भी एनसीईआरटी के ही मैंने यहाँ पर ग्राफ लिए हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपका रिप्रेजेंट करता है वेरिएशंस ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, टाइम के साथ क्या वेरिएशंस आ रहा है। अभी हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देखा था तो वहाँ पर क्या था, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, इट मीन्स कि वेलोसिटी में वेरिएशन डिवाइडेड बाय टाइम। तो अब आप समझ रहे होंगे कि अगर आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ से भी फाइंड कर सकते हैं। देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट करता है वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। यहाँ पर अगर आपको हॉरिजॉन्टल लाइन मिलती है इट मीन्स कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। देखिए अगर इस तरह से लाइन होती तो क्या होता कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी, टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन आपकी सेम स्पीड है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था साइकिल के केस में कि 5 किलोमीटर आप पर आवर चल रहे हो, 5 किलोमीटर पर आवर चल रहे हो, तो आपकी सेम वेलोसिटी है लेकिन आपका टाइम बढ़ रहा है, इट मीन्स कि आपका यूनिफॉर्म आपका यहाँ पर एक्सेलरेशन है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में स्ट्रेट स्लोप लाइन मिलेगा, हॉरिजॉन्टल में आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी मिलेगी। एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको डिस्प्लेसमेंट देता है, अगर आप इस वाले एरिया को ले लें तो इससे आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एरिया जो है वो आपको क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। डाउनवर्ड स्लोप इंडिकेट्स निगेटिव एक्सेलरेशन, अगर इस तरीके से है डाउनवर्ड स्लोप तो निगेटिव आपके पास एक्सेलरेशन है, और अगर इस तरह अपवर्ड है तो आपके पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। अगर ग्राफ कोइंसाइड करता है टाइम के साथ, ठीक है, ग्राफ कोइंसाइड करता है टाइम के साथ, इट मीन्स के बॉडी रेस्ट पर है। ठीक है, देखिए यहाँ पर कुछ ग्राफ आपको गिवन है एनसीईआरटी में फिगर 7.6 में, अगर आप देखें तो सबसे पहले हम ये वाला ग्राफ देखते हैं। दिस यहाँ पर है वेलोसिटी टाइम ग्राफ और ए कार मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मैंने आपसे कहा था स्ट्रेट लाइन दिखा रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यहाँ पर जितनी जितनी वेलोसिटी बढ़ेगी उसके हिसाब से उतना ही टाइम इंक्रीज होगा, तो ये आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिखा रहा है। In this case, velocity time graph for a motion of car is shown 7.6. Nature of the graph show that velocity changes by equal amount in equal interval of time. यहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा।
ठीक है। इससे आप क्या डिटरमाइन और कर सकते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आप डिस्प्लेसमेंट डिटरमाइन कर सकते हैं। डिस्टेंस मूव्ड बाय कार फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ, द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको क्या देता है, डिस्टेंस देता है। अगर हम उसको मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट कहें, मूव्ड बाय द कार इन द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, तो ये एरिया आपको, जो इसके अंदर का आपको ग्राफ के अंदर का एरिया आप लेंगे, वो आपको डिस्प्लेसमेंट देगा। ठीक है, यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म के लिए हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। अब आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है आपका इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन आप लोगों ने पढ़ रखी है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये यहाँ पर दिया है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। वैसे तो ये आपको डिस्क्राइब करने के लिए नहीं आएगा ज़्यादा डिटेल में, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए डिराइव करने के लिए तो बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्टेंट लिखा है तो आप देख सकते हैं। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ मोशंस क्या होती है, ये रिलेशन बताती है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में स्ट्रेट लाइन होता है। ये इक्वेशन आप डिराइव कर सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की मदद से भी। यहाँ पर इक्वेशंस मैंने आपके सामने लिख दी हैं तो आप देख सकते हैं। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं, जहाँ पर फाइनल वेलोसिटी बराबर होती है इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाती है, जहाँ पर डिस्टेंस बराबर होती है, ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, मल्टीप्लाई करेंगे टाइम के साथ, प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन इनटू टाइम का स्क्वायर। देन थर्ड इक्वेशन आपके पास आ जाती है वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, दिस वन वी स्क्वायर, जो फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये थर्ड इक्वेशन है मोशन की। ये जो इक्वेशंस होती हैं ये किसके लिए वैलिड होती हैं, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए वैलिड होती हैं, जहां पर आप अपनी स्पीड बिल्कुल कांस्टेंट लेके जा रहे हैं। ठीक है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ये अप्लाई होती है, स्ट्रेट लाइन मोशन में भी अप्लाई होती है। ग्राफिकल मेथड से हमें क्या मिलता है, फिजिकल मीनिंग मिल जाती है स्लोप की और एरिया की। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको एक्सेलरेशन देता है। देखिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप आपको एक्सेलरेशन बताता है। ये जो स्लोप वाली लाइन थी ना, ये एक्सेलरेशन बता रहा था। ये चाहे आपका ऐसा होगा, ये आपका ऐसा होगा, ये एक्सेलरेशन, ये स्लोप बता रहा है। लेकिन उस स्लोप के अंदर जो एरिया आता है वो डिस्प्लेसमेंट दिखाता है। ध्यान रखना, बात दोनों पॉइंट को समझना। जो स्लोप है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का वो एक्सेलरेशन दिखाता है, और जो एरिया है अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ का वो आपको डिस्प्लेसमेंट दिखाता है। ओके, सो एग्जांपल देख लेते हैं। व्हेन अ कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। अगर इस तरह से है तो स्ट्रेट लाइन होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन, एंड डिस्प्लेसमेंट कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द एरिया अंडर द, अच्छा ये यहाँ पर इस तरह से एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाली बात हो रही है ना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और इसके अंदर का जो एरिया होगा वो आपको डिस्प्लेसमेंट दिखाएगा। अब पढ़ लेते हैं यहाँ पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। देखिए, यूनिफॉर्म हम पहले हमने यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा है, स्ट्रेट लाइन का यूनिफॉर्म मोशन अलग था। यहाँ पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। बस दो बातें ध्यान देने की हैं। सबसे पहले यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसका मतलब क्या होता है कि जब कोई भी बॉडी मूव कर रही है अलोंग अ सर्कुलर पाथ विद अ कांस्टेंट स्पीड। देखिए, प्लीज ध्यान से देखिएगा, ये कांस्टेंट स्पीड है। और स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है स्केलर क्वांटिटी, जहां पर हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत है, हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। दो स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, ऑल्दो स्पीड तो कांस्टेंट है, पहले ही बात कर चुके हैं, बट वेलोसिटी चेंज होती है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी आपकी क्या है, वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी में हमें क्या चाहिए होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन हमें चाहिए होती है। ओके, तो यहाँ पर डायरेक्शन जरूर चेंज होगी। कैसे चेंज होगी? आपको अगर पता हो कि टेंजेंट क्या होता है, ये आपका सर्किल है, इस सर्किल के किसी भी पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसका टेंजेंट कहलाता है। जब आप इधर मूव कर रहे हैं, आप 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 मूव कर रहे हैं, ठीक है, सर्कुलर पाथ में, अरे आपकी वेलोसिटी तो, स्पीड तो कांस्टेंट थी, लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हो रही है ना। तो स्पीड कांस्टेंट है बट डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो सिर्फ डायरेक्शन के लिए हम यहाँ पर कहेंगे कि वेलोसिटी चेंज होती है ड्यू टू चेंज इन द डायरेक्शन। देयरफॉर एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करता है। जब हम यूनिफॉर्म मोशन देख रहे थे स्ट्रेट लाइन में, तब एक्सेलरेशन नहीं था, लेकिन जब हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखते हैं तब एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करता है। यू गॉट माय पॉइंट? एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्योंकि ये टुवर्ड्स द सेंटर जाता है। इट ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल। मैग्नीट्यूड होता है a इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। मोशन इज एक्सेलरेटेड इवन दो स्पीड इज कांस्टेंट। एग्जाम्पल यहाँ पर देखेंगे, जैसे मोशन किसका, हाँ, जो सैटेलाइट्स हमारे अर्थ के चारों तरफ मूव कर रही हैं उनका मोशन, या फिर आप एक छोटा सा स्टोन टाई कर लो किसी भी स्ट्रिंग में यहाँ पर, और उसको घुमाना शुरू कर दो तो वो ऐसे कर करके घूमेगा चारों तरफ, वो भी सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रहा है टुवर्ड्स द सेंटर। तो ये भी आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो क्या इंपॉर्टेंट बातें रही यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में? फर्स्ट ऑफ ऑल, स्पीड कांस्टेंट, सेकंड कांस्टेंट चेंज इन डायरेक्शन,
एंड थर्ड कांस्टेंट सेंट्रीपिटल फोर्स। प्लीज इस डायग्राम को एग्जाम में जरूर बना कर आना, ये सेंटर लिखना है, यहाँ से यहाँ तक की चीजें लिखना या मत लिखना, लेकिन ये बातें जरूर लिख देना। ओके, यहाँ पर मैं आपसे फिर कह रही हूँ, स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज होती है बिकॉज डायरेक्शन चेंज हो रही है। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक है फोर्स। तो आप जानते हैं कि फोर्स क्या होता है, पुलिंग एंड पुशिंग एंड वॉट एवर, ये सारी चीजें फोर्स होती है। लेकिन ये एक एक्सटर्नल एजेंट है। इंटरनल फोर्स से कुछ भी डायरेक्शन स्पीड चेंज नहीं होती, इंटरनल फोर्स से कुछ नहीं होता। ठीक है, आप अपने दिमाग में कोई बात सोच रहे हैं, इंटरनल फोर्स से कुछ नहीं चेंज होता अनटिल अनलेस जब तक आपके मम्मी पापा आगे आपको कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं। ठीक है, सो फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट दैट चेंज और टेंड्स टू चेंज, चेंज होता है या चेंज होने वाला होता है द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ और यूनिफॉर्म मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, यहाँ पर आपकी बुक रखी है, ये रेस्ट में है, आप इस पर फोर्स लगाएंगे तो ये मूव हो रही है, ठीक है, तब फोर्स लगा, या फिर ये मूव होने वाली है तब भी फोर्स लगा। दोनों केस में फोर्स लगा। कब? जब वो रेस्ट में थी। दूसरी चीज, ये आपकी बॉल ये मूव कर रही है, हल्के 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 बॉल मूव कर रही है, लेकिन आप इसको तेज इसकी स्पीड करना चाहते हैं, तो अभी तो वो बहुत यूनिफॉर्म मोशन में थी, आपने तेज स्पीड कर दी तो उसका नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर दिया, मतलब उसकी स्पीड चेंज कर दी। तो दोनों केस में आपने फोर्स लगाया। कौन सा फोर्स? एक्सटर्नल फोर्स। तो फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट दैट चेंज और टेंड टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट, रेस्ट की स्टेट को या फिर यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट को, ऑफ अ बॉडी, और चेंज इट्स शेप, या फिर उसकी शेप चेंज कर सकते हैं। सिंपल, आप बैलून ले लो, बैलून पे फोर्स लगाओ, एक्सटर्नल फोर्स, उसकी शेप चेंज हो जाएगी। सिंपल एग्जांपल है। मोशन को कैसे डिस्क्राइब करते हैं? चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखिए, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ रखी है और आप उस ऑब्जेक्ट को चेंज करना चाहते हैं, जब तक उसके डिस्टेंस में, जहां पर वो डिस्टेंस उसने कवर की है, थोड़ी सी भी डिस्टेंस कवर की है, तभी उसमें मोशन दिखाई देगा आपको। मोशन का मतलब ही ये है कि आपने उसकी पोजीशन को चेंज कर दिया एक जगह से दूसरे जगह में विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, दैट इज कॉल्ड मोशन। फोर्स कैन स्टार्ट मोशन, फोर्स इस मोशन स्टार्ट कर सकता है, फोर्स स्टॉप कर सकता है मोशन को, फोर्स डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स को एसआई यूनिट न्यूटन होती है। फोर्स में को हम बैलेंस फोर्स भी कह सकते हैं, अनबैलेंस भी। देखिए, बैलेंस कब होता है? जैसे यहाँ पर अगर मैं देखूं तो ये बच्चा यहाँ पर फोर्स लगा रहा है, मान लीजिए 10 न्यूटन का। अब इनके दोस्त आते हैं, वो भी 10 न्यूटन इधर से लगा देते हैं। ठीक है, 10 न्यूटन का फोर्स वो भी इधर से लगा देते हैं, 10 न्यूटन। ऐसे में क्या हो रहा है? बैलेंस्ड फोर्स कितना हो रहा है? इधर वाली डायरेक्शन आपको पता है पॉजिटिव होती है, प्लस का 10 न्यूटन, इधर वाली निगेटिव होती है तो माइनस का 10 न्यूटन, और आपके पास आ जाता है बैलेंस्ड फोर्स 0। बट अगर इनका दोस्त जो है वो बहुत तगड़ा सा है और उसने 20 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, तो यहाँ पर आपका बच्चे की डायरेक्शन पॉजिटिव थी 10 न्यूटन, उनके दोस्त की डायरेक्शन जो थी वो निगेटिव थी 20 न्यूटन, तो यहाँ पर क्या बचा? माइनस का 20 न्यूटन, माइनस का 10 न्यूटन। इट मीन्स कि अब वो निगेटिव डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो इस डायरेक्शन में जाने वाली है। तो इस वाले फोर्स को हम कहेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, एग्जाम में लिखना है ये, अनबैलेंस्ड फोर्स। तो अनबैलेंस्ड फोर्स से क्या होता है? एक्सेलरेशन कॉज होता है। हाँ, अगर अनबैलेंस फोर्स निगेटिव डायरेक्शन में है तो निगेटिव एक्सेलरेशन, अनबैलेंस फोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ओके, नाउ अब हमें डिस्कस करना है न्यूटन्स के लॉज। न्यूटन्स के 3 लॉज हैं, जिसमें फर्स्ट लॉ बात करता है कि एक बॉडी रेस्ट में रहती है या फिर यूनिफॉर्म मोशन में रहती है तब तक, स्ट्रेट लाइन में, जब तक आप उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगाते हैं। ठीक है, अब इसी को आप लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, इसी को इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इन लॉ ऑफ इनर्शिया में 2 लॉज आते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट आता है और इनर्शिया ऑफ मोशन आता है। देखिए, इनर्शिया का मतलब है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो आपकी रेस्ट में रहेगी जब तक आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। ठीक है, वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी। और मोशन का मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में रहेगी जब तक आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। पहले समझ लेते हैं। पहले हम न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ को समझेंगे। यहाँ पर कहा गया है कि बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट, बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट, रेस्ट पर रहती है बॉडी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, या फिर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में रहती है जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। इसका क्या मतलब है? यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखी है एज इट इज रखी है, रेस्ट में है, आपने तो कोई फोर्स नहीं लगाया। जब तक आप उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाएंगे, या आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, इधर से कुछ फोर्स नहीं है, तो बॉडी तभी तो मूव करेगी। इसी को फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। अगर कोई बॉल है यहाँ पर 5 मीटर पर
सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है, 5 मीटर पर सेकंड। अब ये स्मूथ सरफेस है, मान लेते हैं कि यहाँ पर स्नो है आपका, और स्नो है तो कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, बहुत ही कम फ्रिक्शन होता है, नेग्लिजिबल होता है। अब मूव बॉल जो है मूव करती जा रही है, करती जा रही है, करती जा रही है, यहाँ पहुँच गई है। ये मतलब जाती जा रही है वो यूनिफ़ॉर्म मोशन है, यहाँ पर भी v 5 मीटर पर सेकंड है। तो v तो इसका सेम है, ये तो इसकी तो यूनिफ़ॉर्म मोशन है। यूनिफ़ॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट वेलोसिटी, जा रही, जा रही, जा रही। जब आप उस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाएँगे तभी उसकी स्पीड चेंज होगी या फिर डायरेक्शन चेंज होगी। इसी को आप कहते हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ, कि कोई ऑब्जेक्ट आपकी यूनिफॉर्म मोशन में है या फिर कोई ऑब्जेक्ट आपकी रेस्ट पर है, वो तब तक मूव नहीं करेगी, तब तक अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी, जब तक आप उस पर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाएंगे। इसी को हम लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया भी दो तरह का, जो मैंने भी आपको बताया। पहले रेस्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि ग्लास है, ग्लास के ऊपर इस तरीके से आपने कुछ भी कार्डबोर्ड रख दिया और उसके ऊपर आपने एक सिक्का रखा। ठीक है, अब आप इस कार्डबोर्ड को हटाएंगे तो सिक्का जो है वो पानी में चला जाएगा। अगर ग्लास में पानी होगा तो खाली होगा तो खाली ग्लास में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो सिक्का है ना, ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट में है। ये जिद्दीपना में है कि मैं तो रेस्ट में ही रहूंगा, मैं नहीं बदलूंगा अपनी पोजीशन को। क्योंकि इनर्शिया का मतलब ही ये होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपोज करती है अपने किसी भी चेंज का। कोई भी चेंज आप उसमें करना चाहो, अपोज करेगी। मोशन में होगी, मैं मोशन में रहूंगा, रेस्ट में होगी, मैं रेस्ट में रहूंगा। तो अपने दूसरे भी किसी चेंज का वो अपोज करती है, अपनी उसी रेस्ट में रहना चाहती है, या अगर मोशन में होगी तो मोशन में रहना चाहती है। पहले सिक्के की बात कर लें। इस केस में क्या हो रहा है कि आपने यहाँ से कार्डबोर्ड हटाया, यहाँ से जो भी कार्डबोर्ड रखा है इसको हटाया, तो सिक्का नीचे चला गया। इसी को आप इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल है इनर्शिया ऑफ रेस्ट के, जैसे इसको देख लेते हैं यहाँ पर। पैसेंजर फॉल बैकवर्ड व्हेन सडनली अ बस स्टार्ट्स बिकॉज देयर बॉडी टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट। इसमें क्या हो रहा है कि पैसेंजर ने तो अपने आप को रेस्ट में मान के चला था, यहाँ पर गाड़ी थी, ये पैसेंजर गाड़ी चला रहा है, या सॉरी यहाँ पर पैसेंजर नहीं, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, पैसेंजर बैठे हुए हैं। इनके फीट, इनकी बॉडी जो है वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में है, कि हमारे पैर तो इसी जगह पर रहेंगे, हिलेंगे नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ये जो ड्राइवर साहब थे, इन्होंने गाड़ी चला दी, स्पीड बढ़ा दी। स्पीड बढ़ने में क्या हुआ, एक्सटर्नल फोर्स लग गया ज़्यादा। अब इनकी जो बॉडी थी वो रेस्ट में ही है, बॉडी आगे की आइए चली गई, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये फीट वहीं पर है। इसका मतलब ये है कि वो पीछे की तरफ बैकवर्ड फील करते हैं बोर्ड, जब बस सडनली स्टार्ट हो जाती है। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ कहता है जो रेट है चेंज होने की, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब पहले आपको मोमेंटम समझना पड़ेगा। मोमेंटम होता है m इंटू वी, इसको अभी बताऊंगी। पहले ये समझ लो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसी भी ऑब्जेक्ट का, एक ऑब्जेक्ट का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम टू द अनबैलेंस्ड फोर्स, टू द अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाइड, जो आपने अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड किया है, एंड द चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब यहाँ पर जो भी फोर्स आप लगा रहे हैं वो हमेशा जो मोमेंटम के चेंज होने की रेट है, जब रेट लगा देते हैं तो डिवाइडेड बाई टी कर देते हैं, मोमेंटम के चेंज होने की रेट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटा दें तो के डेल्टा पी अपॉन टी आ जाता है। जहां पर अगर हम के की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू देखें तो 1 होती है, तो एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी आ जाता है। ठीक है, अब आप ये समझ लीजिए कि फोर्स, ये सॉरी डेल्टा पी क्या होता है, डेल्टा पी होता है मास इनटू वी, वेलोसिटी। यहाँ पर सेकंड लॉ कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और हाँ, दूसरा हमें फोर्स ये भी पता है, एफ इज इक्वल टू एम ए होता है। इनर्शिया की प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर चुके हैं, बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट रेजिस्ट चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट होगा बुक लाइंग ऑन अ टेबल रिमेन्स रेस्ट। इसका आप दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं कि आपके पास कैरम है और यहाँ पर आपका ये फाइल बीच में बना हुआ है, आप यहाँ पर स्ट्राइकर यूज करेंगे तो जो नीचे वाली ऑब्जेक्ट है वो आपकी मोस्टली मूव करती है, बाकी नहीं करती, या फिर वो गिर जाती है क्योंकि वो रेस्ट में रहना चाहती है। ठीक है, तो ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल हो गया। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, अ स्टोन wheel in a circle flies off tangentially when string breaks। तो वो टेंजेंटली फ्लाई करता है जब ब्रेक, क्योंकि वो अपनी उसी पोजीशन में रहना चाहता है। ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन हो गया। ग्रेटर द मास ग्रेटर द इनर्शिया, जितना मास होगा उतना इनर्शिया होगा। आप किसी छोटी सी चीज को मूव करने की कोशिश करिए, आप बड़ी सी चीज को मूव करने की कोशिश करिए, तो बड़ी चीज जल्दी से नहीं होगी क्योंकि उसका ज्यादा मास होता है, तो वो उसमें ज्यादा जिद्दी बना होता है। मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया। अब नेक्स्ट हमें क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है कि मोमेंटम क्या है और आपको रिलेशनशिप बताना है मोमेंटम फोर्स एक्सेलरेशन के बीच में, तो सबसे पहले तो आप मोमेंटम को डिफाइन करेंगे कि ये क्वांटिटी है मोशन की, जो कोई भी बॉडी पसेस करती है उसको हम डिफाइन करते हैं प्रोडक्ट ऑफ मास और वेलोसिटी के साथ, मास इनटू वेलोसिटी।
दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, इसको मैथमेटिकली हम लिखते हैं P इज इक्वल टू एम वी, और इसकी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, जो आप यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं। सिंस वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, मोमेंटम होता है, तो उसके पास डायरेक्शन भी ऑफ कोर्स होगी। एक फास्ट मूविंग ट्रक की अगर बात करें तो उसमें ग्रेटर मोमेंटम होगा, और एक स्लोली मूविंग बाईसाइकिल की बात करें तो उसकी कंपैरिजन में उसमें कम मोमेंटम होगा, क्योंकि उसका मास और वेलोसिटी दोनों की कंपैरिजन में कम होती है। तो मोमेंटम आपका इंक्रीज हो सकता है अगर आप मास या वेलोसिटी कोई भी बढ़ा दें। जैसे हम एक छोटी सी बुलेट की बात करें तो बुलेट बस इतनी बड़ी होगी, लेकिन मास तो उसका छोटा होता है, और उसको उसका वर्क मतलब बहुत ज़्यादा, मोमेंटम बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, बहुत तेज़ स्पीड होती है। तो इस बॉडी एट रेस्ट उसका ज़ीरो मोमेंटम होगा, जब रेस्ट पर है, कोई स्पीड ही नहीं है, तो ज़ीरो मोमेंटम होगा, वेलोसिटी ज़ीरो होगी। मोमेंटम चेंज होता है तो वेलोसिटी चेंज होती है। आपने देखा कि P इज़ इक्वल टू mv है, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m की, जितना मास उतना ज़्यादा मोमेंटम, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल v के, तो जितना वेलोसिटी उतना मोमेंटम। ठीक है, दोनों की दोनों वेक्टर क्वांटिटी है यहाँ पर, तो दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे डिपेंड करती हैं। अगर कॉलिजन होता है तो मोमेंटम में चेंज होता है सिग्निफिकेंटली, उसको आप एक यहाँ से समझ लीजिए। देखिए, ये एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट 1, ये ऑब्जेक्ट है 2, इसका मास है m1, इसका मास है m2। यहाँ पर इनकी वेलोसिटी है v1, वेलोसिटी है v2। अगर आप मोमेंटम देखें तो इसका मोमेंटम हो जाएगा p1 m1 v1, इसका हो जाएगा p2 m2 v2। अगर इन दोनों में कॉलिजन हो जाए यहाँ पर, ठीक है, हो सकता था कि इस बॉडी की वेलोसिटी v1 इधर थी और इसकी वेलोसिटी v2 इधर थी। अगर इन दोनों में कॉलिजन हो जाए, यहाँ पर ये आके दोनों मिल जाएँ, तो ऐसे केस में क्या होगा, वेलोसिटी चेंज हो जाती है। तो आफ्टर कॉलिजन वेलोसिटी चेंज हो जाती है, ठीक है? तो in collision, change in momentum is significant in understanding impact. Momentum forms the basis of Newton's second law. Momentum के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि ये न्यूटन के सेकंड लॉ का बेस बनाता है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो फोर्स को ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। इससे क्या पता चलता है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्सेलरेशन मास के, ज़्यादा मास ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। ये सब चीज़ें हम कर चुके हैं ऑलरेडी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ सकता है कि आपको एलिमेंट्री आइडियाज बताने, क्योंकि ये टॉपिक से ही आपके डायरेक्टली उठाए गए हैं, ठीक है, कहीं बाहर से नहीं लिए गए, ये हमारे इसके टॉपिक हैं। एक्सप्लेन द एलिमेंट्री आइडियाज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, डिस्क्राइब एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स विद सुटेबल एग्जाम्पल। तो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स यानी कि थर्ड लॉ की बात हो रही है। तो सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम समझेंगे। इसका मतलब होता है कि जब कोई दो ऑब्जेक्ट, ठीक है, या उससे ज़्यादा बॉडी एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में, मतलब कोई बाहर की चीज़ नहीं आ रही, जहाँ पर कोई नो एक्सटर्नल एंड बैलेंस्ड फोर्स हो, तो उनका टोटल मोमेंटम जो होता है सिस्टम का, वो कंजर्व रहता है। वो एक दूसरे में इंटरेक्शन करने के बाद टोटल मोमेंटम इंटरेक्शन का कंजर्व रहता है। इसी को आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हो। इसको मैं समझाती हूँ। मोमेंटम इज, आपको पता है मोमेंटम p इज इक्वल टू क्या है, मास इनटू वेलोसिटी है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हम यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट को देखें तो ये किस तरीके से कोलाइड कर रही हैं। इनके कोलिजन के बाद यहाँ पर एक फोर्स एक्सर्ट होगा ऑन ईच अदर, एक दूसरे पर शॉर्ट टाइम के लिए, बट द टोटल मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। देखिए, कॉलिजन में ये हुआ, और कॉलिजन के बाद जो इनकी इनिशियल वेलोसिटी थी, अब फाइनल वेलोसिटी दूसरी हो गई, और आप डायरेक्शन देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज हो गई। ये ज़रूरी नहीं कि अपोजिट ही हो गया, हमें लिखना क्या है कि डायरेक्शन चेंज हो रही है, आफ्टर कॉलिजन डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है, लेकिन मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो यहाँ पर इट इज़ डेराइव फ्रॉम द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। नाउ अब यहाँ पर आप देखें m1 v1 m2 u2, और ये बराबर हो जाता है m1 v1 m2 v2 के। यू यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी आप लिख सकते हो, और v1 फाइनल वेलोसिटी, तो ये आपका लॉ ऑफ मोमेंटम हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स आर एक्सप्लेन इन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिसका मतलब होता है कि एवरी एक्शन इज देयर एंड इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होती है। जब कोई बॉडी एग्जर्ट करती है फोर्स किसी दूसरी बॉडी पर, तो सेकेंड बॉडी साइमल्टेनियसली उतना ही फोर्स उसके ऊपर भी एक्सर्ट करती है इन अपोजिट डायरेक्शन फर्स्ट बॉडी के ऊपर। तो एक्शन रिएक्शन का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, दोनों की डायरेक्शन, एक्शन रिएक्शन में डायरेक्शन अपोजिट होती है, ठीक है। दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज पर एक्ट करते हैं, साइमल्टेनियसली एक्ट करते हैं, और दे डू नॉट कैंसिल ईच अदर, दोनों को कैंसिल नहीं करते, बट दोनों पर लगते हैं। एग्जाम्पल, व्हेन अ पर्सन जंप्स फ्रॉम अ बोट, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि कोई भी पर्सन जब जो बोट से जंप करता है, सो ही पुशेस द बोट बैकवर्ड एक्शन, और बोट पुशेस हिम फॉरवर्ड एक्शन में। व्हेन अ बुक रेस्ट ऑन अ टेबल, द बुक एक्सर्टेड डाउनवर्ड फोर्स ऑन द टेबल। अगर कोई बुक टेबल पर रखी, इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ बुक ही टेबल पर रखी है, वो इक्वल फोर्स टेबल पर भी लगा रही है। द टेबल भी इक्वल अपवर्ड फोर्स लगा रही है ऊपर की तरफ उस पर, तो दोनों में एक्शन रिएक्शन चल रहा है।
तो रिएक्शन फोर्सिंग ऑन द बुक, इन वॉकिंग जब हम वॉक करते हैं तो हमारे जो फीट हैं, ठीक है, वो बॉडी पर उस पर आपके फर्श पर, जहाँ फ्लोर पर आप चल रहे हैं वहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं, तो वॉल जो सॉरी आपका फ्लोर है वो भी इक्वल फोर्स लगा रहा है। तो यहाँ पर वी पुश द ग्राउंड बैकवर्ड, तो ग्राउंड भी हमें फॉरवर्ड की तरफ पुश करता है जिससे हमारा मोशन होता है। कंक्लूजन हमें क्या कह सकते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एक्सप्लेन्स हाउ मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट इन एन आइसोलेटेड सिस्टम ड्यूरिंग इंटरैक्शन। जब एक्शन रिएक्शन फोर्स होता है तो वो म्यूचुअल फोर्स बताता है बिटवीन द इंटरैक्टिंग बॉडीज। बहुत कॉन्सेप्ट जो है वो इंटरकनेक्टेड हैं और वो डायरेक्टली अराइज होते हैं आपके न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन से, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है मैकेनिक्स का। तो इस तरह से आपको एग्जाम में लिखना है। अगर ये क्वेश्चन देखिए, मैंने आपको लास्ट में 2 क्वेश्चन बनाकर दिखाए, अगर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो एटलीस्ट इतना कंटेंट, इससे थोड़ा कम, लेकिन इतना आप लिखेंगे, डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर भी सिर्फ लास्ट के ये 2 टॉपिक के मैंने क्वेश्चन बनाकर आपको दिए हैं और उससे पहले का सारा कंटेंट आपको यहाँ पर दिया है, ठीक है। तो ये था आज की क्लास के बारे में। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी। कल हम पढ़ेंगे